वेलकम। आज हम सामाजिक समस्या पे बात करेंगे। सामाजिक समस्या के विभिन्न टॉपिक पे एक नज़र देखेंगे, पॉइंट वाइज समझेंगे। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से ISPCS के एग्ज़ाम के लिए भी, नेट के एग्ज़ाम के लिए भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। पॉइंट आप याद रखिए। सामाजिक समस्या में निबंध में भी ये पूछता है, BA MA के भी एग्ज़ाम में होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है महत्वपूर्ण बिंदु और थोड़ा कॉन्सेप्ट। सामाजिक समस्या से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों ने R.K. मर्टन के विचार हैं कि सामाजिक समस्या सामाजिक संरचना के परिणाम स्वरूप है। एनोमिक डिसऑर्डर की बात इवन कॉल मार्क्स भी करते हैं, दुर्खिम भी करते हैं। ये सब हम देखेंगे। इसमें विचलन क्यों होता है, सामाजिक समस्या की वजह क्या है। तो सामाजिक समस्या एक्चुअली जो नॉर्म्स सोसाइटी में पहले से चल रहे हैं, जो तरीका चल रहा है, उस तरीके से हट के जब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन इनोवेशन इसमें नहीं आता। मान लें वैज्ञानिक ने कोई नई खोज की, वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो सामाजिक समस्या में जब कोई व्यक्ति समाज के तौर तरीके से हट के नए तरीके पे चलता है, उसको सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। जैसे मान लिया सड़क पे बाईं तरफ से चलना है और कोई व्यक्ति दाएं तरीके से चलता है, दाएं तरफ से चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी दाएं साइड से लेके चलेगा, राइट साइड से इंडिया में, तो प्रॉब्लम उत्पन्न होगी। और ये प्रॉब्लम व्यक्तिगत नहीं है, पूरे समाज को उत्पन्न होगी। तो सामाजिक समस्या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो समाज में एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, उम्मीद की जाती है आपसे कि आप ऐसे करें, सलाम करें, नमस्ते करें। आपने बड़ों को सलाम नमस्ते करना छोड़ दिया। आप जो है ना, जो आपसे व्यवहार किया जाता है, आप पिताजी का सम्मान नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, तो आप में एक विचलन आती है। और ये सामाजिक रूप से विचलन आएगी जब सामाजिक रूप से ये विघटन की स्थिति होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को IAS बनना है, तो IAS बनने के लिए दो चीज़ का होना जरूरी है, लक्ष्य का होना और साधन का होना। अगर आपने IAS बनने का सोचा है या नेट करने का सोचा है, लेकिन आपका लक्ष्य तो है पर आपका साधन नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? विचलन की स्थिति आएगी, समस्या उत्पन्न होगी, बेरोजगारी आ जाएगी आपके जीवन में, आप खुद व्यक्तिगत रूप से विचलित हो जाएंगे। तो सामाजिक समस्या रीति रिवाज तौर तरीके को छोड़ के जब आप अलग तरीके को अपनाते हैं, और इसका बड़ा हानि होता है। चूँकि ये सामाजिक हैं, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, 2-3 परिभाषा आप लिख लेंगे और इन परिभाषाओं के आधार पे तो समस्या के बारे में 3 तत्व न्यूमेयर कहते हैं। समस्या सामाजिक और व्यक्तिगत विघटन की होती है। इस समस्या से बड़ी जनसंख्या प्रभावित होते हैं, सामाजिक समस्या से, व्यक्तिगत समस्या नहीं है। जबकि व्यक्तिगत समस्या से सिर्फ व्यक्ति प्रभावित होता है। और इस प्रकार की भावना का होना जिससे ऐसी स्थिति उपयुक्त सामाजिक कार्यवाही की मांग करती है। तो इस पॉइंट को आप लिख लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक एक पॉइंट को एक पैराग्राफ में आप विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, सामाजिक समस्या के मुख्य तत्व है ऐसी स्थिति जो समाज में बहुसंख्यक लोगों को प्रभावित करती है। अब ये सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आपको विश्लेषण करना है पैराग्राफ में। ये प्रभाव अनुचित और हानिकारक समझा जाता है, इसका निवारण संभव माना जाता है तथा निवारण सामूहिक रूप से ही संभव है। निवारण संभव माना जाता है, निवारण सामूहिक रूप से ही संभव है। तो ये रहा, और लोगों के भी परिभाषाएं हैं। सामाजिक समस्याओं के वर्गीकरण, केन ने सामाजिक समस्या को 2 हिस्सों में बांटा है। प्रकट सामाजिक समस्या जो बिल्कुल नजर आती है, बाल अपराध, मद्यपान, बेकारी, निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि। एक है प्रत्याश्रित सामाजिक समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं कोई उपचारात्मक सामूहिक कार्यवाही नहीं की गई हो, लेकिन जो फिर भी समाज के लिए खतरा है, कम से कम जनता के किसी खंड या समूह अथवा कोई सहयोग अवलोकनकर्ता के मस्तिष्क में है। जैसे अनटचेबिलिटी। हमारे देश में अस्पृश्यता सैकड़ों वर्ष तक एक प्रत्याशित सामाजिक समस्या के रूप में रही है, परंतु वर्तमान में यह प्रकट सामाजिक समस्या बन गई है, क्योंकि इसके प्रति अब जनता में जागरूकता पाई जाती है। और इसके निवारण के लिए सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है। अब सवाल यह है, व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या क्या है? देखिए, समझ लीजिए 4-5 पॉइंट इसको जान। व्यक्तिगत समस्या
का संबंध व्यक्ति से, जबकि सामाजिक समस्या का संबंध पूरे समाज से है, पूरा समाज प्रभावित होता है। निवारण के प्रयत्न, व्यक्तिगत समस्या व्यक्तिगत रूप से निवारण होगा उसको दूर किया जाएगा, जबकि सामाजिक समस्या सोशल प्रॉब्लम पूरा समाज उसको कोशिश करके समाप्त करेगा। हानियाँ, व्यक्तिगत समस्या से व्यक्ति विशेष को ही हानि होगी, जबकि सामाजिक समस्या से पूरे समाज को हानि होगी। जन्म, व्यक्तिगत समस्या के लिए व्यक्ति जिम्मेदार है, जबकि सामाजिक समस्या के लिए पूरा समाज जिम्मेदार है। साधन, व्यक्तिगत समस्या की स्थिति में अपने उद्देश्य और आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत साधनों का प्रयोग करता है, जबकि सामाजिक समस्या में पूरा समाज अस्वीकृत साधनों को स्वीकार करने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को अमीर बनना है, तो एक दुकान खोल करके बिजनेस करेगा, और व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति क्या कर रहा है, चोरी करना शुरू कर दिया, तो साधन गलत है। लेकिन यही काम पूरा समाज करने लगेगा तो क्या होगा, सामाजिक समस्या होगी। परिणाम, व्यक्तिगत समस्या का परिणाम व्यक्ति विशेष पर है, जबकि सामाजिक समस्या का परिणाम पूरे समाज पे है। अवधि, व्यक्तिगत समस्या क्षणिक होती है, व्यक्ति पर डिपेंड कर रही है, वो व्यक्ति समाप्त हो गया तो व्यक्ति खत्म, व्यक्तिगत समस्या खत्म। लेकिन सामाजिक समस्या दीर्घायु है, पूरे समाज में चलती रहती है बहुत लंबे अवधि तक। तो ये रहा व्यक्तिगत समस्या। फूलर तथा मेयर्स ने सामाजिक समस्या के विकास में 3 चरण का उल्लेख किया है: जागरूकता, नीति निर्धारण और सुधार। ये 3 जागरूकता, लोगों को पता चल जाता है कि सामाजिक समस्या आ चुकी है। नीति निर्धारण होने लगता है कि सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाए। सुधार के लिए कोशिश करने लगते हैं। आंदोलन की अवस्था, एक्सपेक्टर और किट्स ह्यूज ने सामाजिक समस्या के विकास में 4 कारकों की भूमिकाओं को महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक समस्या, आंदोलन की अवस्था, तर्क संगत एवं सहयोग की अवस्था, अधिकारी तंत्र उसकी प्रतिक्रिया की अवस्था, आंदोलन के पुनः उद्गम की अवस्था। ये चार कारक हैं जो सामाजिक समस्या के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आंदोलन की अवस्था, तर्क संगत और सहयोग की अवस्था होने लगती है कि भाई सामाजिक समस्या है, लोग देखिए, लोगों के अंदर एक जागरूकता आ जाती, एक चेतना आ जाती है, तो लोग आंदोलन करने लगते हैं। तार्किकता, सहयोग करने लगते हैं। अधिकारी तंत्र उसकी प्रतिक्रिया की अवस्था आ जाती है, लोग प्रतिक्रिया देने लगते हैं कि समस्या है, पुनः आंदोलन होने लगता है। तो ये रहा, इसको आप पॉज करके कुछ पॉइंट आप लिख लेंगे जो हमने ब्रीफ में समझा दिया है। वैसे आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखें, ब्रीफ में ही आप समझने की कोशिश करें। सामाजिक समस्याओं के प्रमुख कारण। अब सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक आकांक्षाएं, सामाजिक प्रथाएं, गतिशीलता, बहुत सारी आकांक्षाएं लोगों की बहुत है। जल्दी कम से कम समय में बहुत अचीव करने की जो आकांक्षा है। रॉब एंड सेल्जनिक ने 5 कारणों को उत्तरदायी माना। इनको आपको लिखना है। जब एक संगठित समाज के लोगों के संबंधों को व्यवस्थित करने की योग्यता समाप्त होते दिखाई देती है, जब समाज के विभिन्न संस्थाएं विचलित प्रतीत होती है, सारी संस्थाएं विचलित हो गई, अपना काम नहीं कर रही है, जब समाज के कानूनों का उल्लंघन होने लगता है, पूरी सामाजिक समस्या आ जाएगी। जब समाज के मूल्यों का संचरण रुक जाए, सामान्य नागरिकों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं का लड़खड़ाने लगे। पॉल लैंडिस ने सामाजिक समस्याओं के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है, इसको आप जरूर याद रखिए। व्यक्तिगत समायोजन में असफलता, सामाजिक संरचना में दोष, संस्थागत समायोजन में असफलता और सामाजिक नीतियों में संस्थागत विलंब। ये सब नेट में भी क्वेश्चन आने वाला है, पूछे जाते हैं। रॉबर्ट निस्वेट ने सामाजिक समस्या के 4 कारणों का उल्लेख किया है। संस्थाओं का संघर्ष, सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिवादिता एवं व्याधिकीय स्थितियां। ये सब पॉइंट आपको याद करना है ऐसे ही। टिम्स ने सामाजिक समस्याओं के अध्ययन की 2 सामान्य पद्धतियों का अध्ययन पद्धतियों का विवेचन किया है। विचलन की प्रक्रिया, संरचनात्मक पद्धति, कि विचलन की प्रक्रिया कैसे होती है। आर.के. मार्टन भी विचलन की प्रक्रिया को बताते हैं। इमाइल दरखाइन भी विचलन की बात करते हैं। कॉल मार्क्स भी विचलन की बात करते हैं। आप आर.के. मार्टन में जा करके उसको भी आप देख सकते हैं कि विचलन के क्या कारण है। वो सामाजिक संरचना को मानते हैं। लक्ष्य और साधन में तालमेल सही नहीं होता तो विचलन हो जाता है। जैसा कि मैंने उदाहरण से समझाया, आईएएस, पीसीएस और नेट के विद्यार्थी लक्ष्योन्मुख नहीं होते हैं,
सिर्फ चाहते हैं कि आईएएस बन जाए, नेट क्वालिफाई कर जाएं, तो कैसे होगा? तो विचलन आएगा। तो देखिए सामाजिक समस्याओं की विशेषता, सामाजिक समस्याएं आदर्श और सामाजिक मानस से एक प्रकार का विचलन होती है। सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति का कोई समान आधार होता है। इन सारे पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिए, ये नेट के पॉइंट से, कॉन्सेप्ट के पॉइंट से बहुत बेहतरीन है। और इन सब पॉइंट पे आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो एक एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। सभी सामाजिक समस्याएं कमोबेश एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। अब बेरोजगारी गरीबी से, अशिक्षा बेरोजगारी से, पॉपुलेशन बेरोजगारी से, सब एक दूसरे से जुड़ी होती है। सामाजिक समस्याओं की जड़ समाज की होती है। सामाजिक समस्याओं का परिणाम भी सामाजिक ही होता है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे समाज पर पड़ता है, क्योंकि सामाजिक समस्या एक सामाजिक तथ्य है। इमानुएल दुर्कheim के अनुसार भी आप समझ सकते हैं। आप इमानुएल दुर्कheim के सामाजिक तत्व को पढ़िए जा करके। सामाजिक समस्याओं के समाधान का दायित्व व्यक्तिक न होकर सामाजिक ही होता है। तो ये रहा कुल मिला करके। और आगे बढ़ते हैं, इन सब पॉइंट में से कुछ पॉइंट को आप लिख लेंगे। सामाजिक समस्याओं के कारण, सामाजिक समस्याओं के कारण क्या होता है? किसी संगठित समाज के सदस्यों के संबंधों को व्यवस्थित करने की योग्यता समाप्त होने लगती है। पहले भी आपको बताया जा चुका है, जब नॉर्म्स पूरा काम न करे, नियम सही से लागू न हो, न्याय व्यवस्था सही से न चले, संस्थाएं अपना सही से काम नहीं कर रही है। सपोज स्कूल अपना काम नहीं कर रहा, कॉलेज अपना काम नहीं कर रहा है, सीबीआई अपना काम नहीं कर रहा, सीआईडी काम नहीं कर रहा है, ईडी काम नहीं कर रहा है, न्यायालय अपना काम नहीं कर रहा है, सब एजुकेशन सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है, सब उल्टा सीधा काम करने लगे। जब लोगों की अपेक्षाओं, लोगों को न्याय नहीं मिलती, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोग पढ़ लिख रहे हैं, रोजगार मतलब अपेक्षाओं का हनन होने लगता है, सामाजिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। ये आप समझ गए। तो भारत की स्थिति में भी वही है। भारत में अनेक समस्याएं हैं, और आज समस्याएं तो इतनी हैं जो आगे हम देखेंगे। जनसंख्या की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अशिक्षा की समस्या, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, और बहुकारवादी दृष्टिकोण। कौन कौन सी समस्या के 3 दृष्टिकोण है? बहुकारकवादी दृष्टिकोण, पारस्परिक संबंध के समस्या का एक कारण नहीं है, बहुकारक है। पारस्परिक संबंध, सारी समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जनसंख्या बेरोजगारी से, जनसंख्या शिक्षा से, शिक्षा बेरोजगारी से, सापेक्षिता, सब परिस्थिति जनक है, सापेक्ष है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें। सामाजिक समस्याओं के उपचार में कई सारी कठिनाइयाँ हैं। शक्तिशाली मनोभाव तथा निहित स्वार्थ है। सामाजिक समस्या के हल में कठिनाइयाँ निहित स्वार्थ है। समस्या के हल करने की तीसरी कठिनाई धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ने कार्य करने से संबंधित है। व्हील पावर नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है। सामाजिक समस्याओं के निराकरण में क्या कह रहे हैं कि सभी लोगों की इच्छा शक्ति का भी अभाव है, समाज के नेताओं के इच्छा शक्ति का अभाव है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, बहुत सारी सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र में ये सारे प्रॉब्लम हैं। अब हम सामाजिक विघटन की अवधारणा को समझेंगे। प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित स्थिति होती है जिसमें कुछ विशिष्ट भूमिकाएं होती है। जब प्रत्येक व्यक्ति संतोषजनक से भूमिकाएं निभाता है और समाज में उसकी विशेष स्थिति से जुड़े रहते हैं तो समाज संगठित और रहता है। इन भूमिकाओं के अव्यवस्थित हो जाने पर समाज में अव्यवस्था होती है। अब यहाँ ये आप समझ लीजिए, सामाजिक विघटन को समझने से पहले बेहतर है कि सामाजिक घटन को समझा जाए, ऑर्गेनाइजेशन को समझा जाए, संगठन को समझा जाए। देखिए सामाजिक संगठन, जॉनसन बहुत महान वैज्ञानिक हैं। जॉनसन ने कहा कि सामाजिक संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन 2 चीज़ों पे किसी भी समाज में, कॉन्सेप्ट को समझिए, चलती है। किसी भी समाज में एक क्या होती है? एक होती है संरचना, स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा होता है फंक्शन। तो संगठन अच्छे से कब चलता है? जब संरचना भी व्यवस्थित होती है और उसमें काम भी अच्छे से होता है, पर कार्य भी होता है, तो संगठन चलता रहता है। जैसे परिवार है, समाज की इकाई है, विवाह है, नातेदारी है, धर्म है, न्याय व्यवस्था है, लोकसभा है, राज्यसभा है भारत के। अब
ये संरचना तो है, लेकिन क्या अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं? अगर काम सही से कर रहा है तो संगठन बना रहेगा। अब आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। सपोज के आपका बॉडी है, आप अपने बॉडी को इससे समझिए। आपकी पूरी बॉडी की एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है। आपका पेट खराब है, आप ऊपर से बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन अंदर से पेट खराब है, तो आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे उस दिन। तो व्यवस्था अच्छी रहेगी या खराब रहेगी? आपके पूरे सिस्टम में असंगठन आ जाएगा। दिख तो आप अच्छे रहे हैं, लेकिन चूंकि काम ठीक से नहीं हो रहा, तो दोनों चीज़ पे निर्भर करती है। तो सामाजिक व्यवस्था इस बात पे निर्भर करती है कि संरचना के साथ साथ उन भूमिकाओं को, जो काम मिला हुआ है संस्थाओं को, वो काम सही से हो पा रहा है कि नहीं। जैसे परिवार अपना काम कर रही कि नहीं, विवाह सही काम हो रहा है कि नहीं, नातेदारी अपना काम कर रही कि नहीं, नातेदारी लोगों को सपोर्ट कर रही कि नहीं, स्कूल अपना काम कर रहा है कि नहीं, कॉलेज अपना काम कर रहा है कि नहीं, न्यायालय अपना काम कर रहा है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ बना हुआ है स्ट्रक्चर, या कुछ काम भी चल रहा है, तो करप्शन अगर आ जाएगा तो डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। सामाजिक विघटन की अवधारणा हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक भूमिका होता है और पद होता है। अब पद के अनुरूप अगर भूमिका का निर्वाह नहीं होगा तो विघटन होगा। एलियट एंड मेरिल बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, बहुत महान वैज्ञानिक है। उनकी परिभाषा देखते हैं। सामाजिक विघटन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंध टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सामाजिक विघटन उस समय उत्पन्न होता है जब संतुलन स्थापित करने वाली शक्तियों में परिवर्तन होता है। सामाजिक संरचना इस प्रकार टूटती है कि पहले के प्रतिमान अब लागू नहीं हो पाते और सामाजिक नियंत्रण के स्वीकृत स्वरूप प्रभावपूर्ण कार्य नहीं करते, तो सामाजिक संरचना टूटने लगती है। अब लैंडिस के अनुसार, पीएच लैंडिस भी महान है, सामाजिक विघटन मुख्यतः सामाजिक नियंत्रण के भंग होने को कहते हैं जिसमें अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इनको आप याद कर लीजिए, 2 डेफिनेशन एटलीस्ट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सब ये है, सामाजिक विघटन केवल मात्र असंतुलन अवस्था नहीं है, क्योंकि वो मुख्यतः एक प्रक्रिया है, बहुत लंबी अवधि के बाद विघटन हुआ है, जब सारी संस्थाओं ने अपने काम को, अपनी भूमिकाओं को करना, निर्वाह करना छोड़ दिया है, तब जाकर के ये सामाजिक विघटन उत्पन्न हुआ है। सामाजिक विघटन के लक्षण। सामाजिक, जिस प्रकार शारीरिक अवस्थाओं के कुछ लक्षण को देखकर ये बताया है कि शरीर के कौन सा रोग आकर घेरने वाला है, इस प्रकार सामाजिक अवस्थाओं से भी कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर सामाजिक विघटन को की अवस्था को पहचाना जा सकता है, जिसको मैंने आप पहले समझाया है। इनमें प्रमुख निम्नलिखित है। रूढ़ियों और संस्थाओं का संघर्ष। अब लोग रूढ़ि को नहीं मान रहे हैं, संस्थाओं के कार्यों को नहीं मान रहे हैं, चर्च और स्कूल और विवाह आदि के काम को नहीं मान रहे हैं। इस प्रकार आप ये पाइएगा कि लोग रूढ़ियों और संस्थाओं को नहीं मान रहे हैं। एक समिति से दूसरे समिति को कार्य का हस्तांतरण, जो पहले कार्य करती थी जो संस्था, उस संस्था से दूसरे संस्था को दे दिया गया यह कार्य, वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पहले जो हॉस्पिटल काम कर रहा था, पहले जो स्कूल काम कर रहा था, पहले जो आर्थिक संस्थाएं काम कर रही थी, इंडस्ट्री काम कर रही थी, उस इंडस्ट्री के द्वारा अब जैसे मान लिया बीएसएनएल का काम किसी और को दे दिया गया, तो वो संस्थाएं सही से नहीं कर रही है, शोषण कर रही है, व्यक्तिवादी आदर्श बदल रहे हैं, एक मतता का ह्रास हो रहा है, लोगों के अंदर एक मत नहीं है, लोगों के अंदर विभेद आ गया, सामाजिक नियंत्रण के साधनों का प्रभाव कम होना, सामाजिक नियंत्रण के साधन नहीं है, पुलिस व्यवस्था और कंट्रोल समाप्त हो गया, सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति है, लोग असमंजस में हैं, क्या करें नहीं क्या नहीं करें। तो इन सारे पॉइंट को आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। फेरिस ने सामाजिक विघटन के 8 लक्षणों का उल्लेख किया है और वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए पॉइंट को आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके रेफरेंस में बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे जिस एग्जाम में भी हो, और नेट में भी पूछता है रेफरेंस। औपचारिकता, पवित्र तत्वों का ह्रास और स्वार्थ और रुचि में व्यक्ति भेद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देना, सुखवादी व्यवहार, जनसंख्या में विभिन्नता, पारस्परिक विश्वास,
अशांतिपूर्ण घटनाएं। अब आपसे कोई प्रश्न आता है कि सामाजिक समस्याएं क्या हैं, इनके क्या कारण हैं, सामाजिक विघटन क्या है, इनके क्या कारण हैं, तो आप जो है ना वैज्ञानिकों की बात बताएं, क्योंकि वैज्ञानिक की बात आप बताएंगे तो बहुत ही मजबूत असर पड़ता है किसी भी एग्ज़ाम में, ख़ास तौर से बड़े एग्ज़ाम में, IAS PCS नेट के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिलेगा, वैज्ञानिक से मिलेगा। सामाजिक विघटन के प्रकार को आप याद, ये कॉन्सेप्ट है जो आपने समझ लिया विघटन क्यों हो रहा है। विघटन को आप बायोलॉजी के हिसाब से समझिए, जो हमने आपको, आपका बॉडी किस तरह से है, आपका बॉडी काम करना कैसे छोड़ दे रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, सर्कुलेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, ब्लड ठीक से नहीं बन रहा, ब्लड कम हो गया है, आपकी आँख काम नहीं कर रही है, आपका नाक काम नहीं कर रहा, आपका कान आपको सही से सुनाई नहीं दे रहा, आपके दांत में दर्द है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। उसी तरह आप इसको समझिए। तो सामाजिक विघटन के क्यों होता है, वह कारण क्या क्या है, व्यक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, व्यक्ति का विघटन हो जा रहा है, व्यक्ति खुद अपराध में, वेश्यावृत्ति में संलग्न है, मदपान में, पारिवारिक विघटन, पारिवारिक तनाव, विवाह विच्छेद, सामुदायिक विघटन, धर्म के कारण देखिए सामुदायिक लड़ाइयाँ हो रही है, जाति के कारण भेदभाव हो रहा है, सामुदायिक विघटन, बेकारी, अपराध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विघटन हो रहा है। इस तरह से बाद में सामाजिक विघटन के क्या कारण है, वही सब कारण है जो आप जान रहे हैं, जातिवाद, जाति प्रथा, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, अस्पृश्यता, सामाजिक कुरीतियाँ, विवाह विच्छेद, ये इन सब का असर समाज पर पड़ता है। विवाह विच्छेद से एक दो व्यक्ति प्रभावित नहीं होते हैं। आर्थिक कारण, औद्योगिकरण सामाजिक समस्याओं के कारण के रूप में, पारिवारिक महत्व को घटाकर, पारिवारिक महत्व घट गई है, निवास स्थानों की कमी उत्पन्न करके, औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण, स्त्री पुरुष के अनुपात में भेद उत्पन्न करके, प्रतिस्पर्धा और बेकारी को बढ़ाकर, ये सारे पॉइंट आप कॉपी में नोट करके याद करें। उसके बाद गंदी बस्तियां विकसित करके, नेट के पॉइंट्स और भी ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको आपको बार बार सुनना है और प्रैक्टिस करना है। औद्योगिक झगड़े, निर्धनता, ये सारे कारण हैं। बेरोजगारी, कृषि की पिछड़ी दशा, अति जनसंख्या, सांस्कृतिक कारण, त्रुटिपूर्ण शिक्षा पद्धति, गलत शिक्षा दी जा रही है, सांप्रदायिक शिक्षा, जातिगत शिक्षा, भाषा का संघर्ष, धर्म, बहुत बड़ा रोल है धर्म का सामाजिक विघटन में, मनोरंजन, राजनीतिक कारण, राजनीतिक दलबंदी भारत में बहुत बड़ी समस्या हो गई है सामाजिक विघटन की। हर राजनीति एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, राजनीतिक दल, युद्ध, अपराध, ये सारी चीज़ें हैं। सामाजिक संगठन और विघटन में भेद, जैसा कि हमने आपको कहा, संगठन क्या है, जब व्यवस्था और संरचना सही से काम करती है तो संगठन बना रहता है। इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और जब व्यवस्था में संरचना और प्रकार सही से काम नहीं करती तो विघटन होने लगता है। समाज के व्यक्ति और संस्थाएं अपने अपने पूर्व निर्धारित पद पर रहते हुए कार्य को करते हैं तो संगठन बना रहता है। जब कार्य वो सही से नहीं करते हैं तो विघटन होता है। सामाजिक संगठन की स्थिति में समाज के सदस्यों में निरंतरता और एकमत पाई जाती है, और इसका उल्टा है। सामाजिक संगठन की स्थिति में सामाजिक जीवन में संतुलन पाया जाता है, विघटन इसका उल्टा है। सामाजिक जीवन संगठन की स्थिति में समाज के विभिन्न व्यक्ति और व्यक्ति में समूह में प्रकार्यात्मक सहयोग बना रहता है, विघटन में उल्टा है। अतः स्पष्ट है, सामाजिक संगठन की स्थिति में समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति संभव होती है, विघटन में कोई किसी को नहीं देखता। सामाजिक संगठन की अवस्था प्रगति की अवस्था है, विघटन में हानि है समाज का। प्रमुख सामाजिक समस्या सामाजिक विघटन के स्वरूप, जातीय भेदभाव और जातिवाद बहुत बड़ी समस्या है विघटन का। अस्पृश्यता पहले भी गुजरा है, ये सबको आपको याद करना है। निर्धनता, और कुछ पॉइंट आप 2-4 लाइन जरूर लिख लिया करें। बेरोजगारी, प्रत्येक एग्जाम में, अपराध और बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, निबंध के लिए भी हैं। भिक्षावृत्ति, संस्कृति विलंबन का सिद्धांत, ये सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत आपको पता है और बर्न ने दिया है, जिसमें क्या है कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति
की बात होती है वो कहते हैं भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। सपोज कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कपड़ा तो खरीद लिया, अच्छे से पहन रहा है ओढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा नहीं है। उसी तरह कोई व्यक्ति उसी तरह आप किसी समाज में देख लिए, कार तो बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन सड़क नहीं है। एक चीज़ आगे बढ़ जाती है और एक चीज़ भौतिक चीज़ आगे बढ़ जाती है जनरली, और अभौतिक पीछे रह जाती है, तो विलंबन होता है। ये सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत आपको प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में भी मिल जाएगा डिटेल में, तो इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको आप कर लेंगे। मूल्य संघर्ष का सिद्धांत, मूल्यों में भी भेदभाव होता है, संघर्ष होता है, रूढ़ियों में संघर्ष होता है, इसको भी आप थोड़ा कर लीजिए। ये सब सिद्धांत है, आप पॉज करके 2-4 बिंदु आप लिख सकते हैं। विचलन, और